अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर पाकिस्तान के तमाम सारे के सारे सेंटर्स में ऑलमोस्ट रिपीट होने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले एमसीक्यूज हर सेंटर के अंदर जो है वो कई बार रिपीट हो चुके हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो स्टूडेंट के पेपर के अंदर आया हुआ था, विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यानी बैक्टीरिया का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूक्लियोइड्स, बैक्टीरियल डीएनए। अगर हम इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करें, इन बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज मेनली, भाई इसमें जो ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस थ्रू होती है, बाइनरी फिशंस के थ्रू। किसके थ्रू? बाइनरी फिशंस के थ्रू होती है। एंड द स्ट्रक्चर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इज़ द न्यूक्लियोइड्स, यानी जो स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है ऑलमोस्ट वो न्यूक्लियोइड्स होती है। ठीक है, जिसको हम बैक्टीरियल डीएनए और क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। 110% इस बात की श्योरिटी के साथ आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होगा। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ी के साथ कंप्लीट सेशन की आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, जो वर्बल के एमसीक्यूज़ हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं 100 जो एमसीक्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन जितने भी हमारे स्टूडेंट का टेस्ट होता है वो सारे के सारे उसी में से रिपीट हो रहे हैं, बल्कि 2 to 3 ईयर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट वही सारे के सारे वर्बल के एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन वर्बल के इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करेंगे, आपके नॉन वर्बल के वहीं से आएंगे, और साथ साथ जो एकेडमिक आपको इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग के रिलेटेड हर हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आपका एकेडमिक का पेपर भी उसी में से बनकर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, द मोर के ए वैल्यू टेल अस अबाउट द, ये जो हमारे पास के ए वैल्यू है ये असल में क्या होती है? ये हमारे पास जो के ए वैल्यू होती है असल में हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना। तो ये हमारे पास टेल अस अबाउट, ये हमें किस चीज़ के रिलेटेड बताती है कि हमें मोर एसिडिटी या मोर एसिडिक के बारे में हमें बताती है। अगर हमारे पास के ए की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो एच पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे ना, तो हमारे पास किस तरह का एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर वहीं पर के ए की वैल्यू हमारे पास स्मॉल होगी, जो हमारे पास एसिड बनेगा वो हमारे पास वीकर एसिड होगा। क्यों? वहाँ पर कुछ ही मिकदार के अंदर थोड़े से जो हमारे पास एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सो इस वजह से अगर के ए की वैल्यू हमारे पास लार्जर होगी, इट मीन एसिड आयोनाइज मोर, ज़्यादा से ज़्यादा एसिड यहाँ पर क्या हुआ है, आयोनाइज हुए, और हमारे पास एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। जब एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हमारे पास एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरा उसी के अपोजिट है, अगर वहाँ पर स्मॉल होगा, के की वैल्यू स्मॉल होगी, आयनाइजेशन हमारे पास कम होगी, जो एच पॉजिटिव आयन्स हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास जो एसिड बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वीकर एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होगा या बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन इज़ फाउंड इन आवर बॉडी इज़ हाईली अमाउंट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल हाईली अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता है। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास है प्रोटीन। अगर हम एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएं, प्रोटीन मेक्स अप अबाउट 50 to 20% ऑफ बॉडी मैस, यानी हमारी जो बॉडी मैस का कितना, 15 से 20% बनाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है ना, प्लेइंग रोल इन द इंजाइम के अंदर, हार्मोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट के अंदर, ये सारे के सारे क्या कर रहा होता है, अहम किरदार अदा कर रहा होता है प्रोटीन। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट बात करें क्वेश्चन की, जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आए वो था, द वेव लेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़, जो विजिबल लाइट की वेव लेंथ रेंज है वो कितनी है, वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो बास टाइम पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जो पूछा जाता है आप लोगों से, वो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है वो कौन से कलर की है। ठीक है, जो विजिबल लाइट के अंदर ना, तो रेड की है। क्या है, अगर लॉन्गेस्ट वेव लेंथ की बात करें, द कलर ऑफ विजिबल लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ विजिबल लाइट की रेड कलर है, जबकि शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, द कलर ऑफ विजिबल लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ वायलेट, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वायलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट क्वेश्चंस की बात करें, हमारे पास जो क्वेश्चंस है, इन जिनान फ्लोराइड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जिनान एटम, यानी जिनान फ्लोराइड के ऊपर
जो लोन पेयर किसके ऊपर पूछा हुआ यहाँ पर, जो जीनान है, जीनान का जो हमारे पास मालिक्यूल है इसके ऊपर, सॉरी ये जो एटम है इसके ऊपर कितने टोटल लोन पेयर हैं, ठीक है। अगर हम टोटल लोन पेयर की बात करें तो टोटल लोन पेयर यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ड्रा करते हैं ना जीनान एटम है, अब जीनान एटम के साथ क्या कितने फ्लोराइड एटम अटैच हैं, F2 है, एक एटम यहाँ पर अटैच है, एक एटम हमारे पास फ्लोराइड का यहाँ पर अटैच है, तो बाकी हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। इन तीनों के साथ क्या एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो टोटल कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, तो टोटल हमारे पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 हमारे पास लोन पेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट क्वेश्चन की बात करें, प्रोस्टाग्लैंड आर रिलीज बाई, जो प्रोस्टाग्लैंड है ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये फैटी एसिड्स है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लोगों का रिप्रोडक्शन का चैप्टर है ना, इसमें से आप लोगों के ऑलमोस्ट तकरीबन जितने भी हार्मोन्स हैं उनसे रिलेटेड एक एक दो दो एमसीक्यूज हर पेपर के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन आ रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने ये अलग से भी शेयर किए हुए हैं और आप लोगों ने खुद भी इनको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के पेपर के अंदर आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अल्कोहल, ये जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में कौन सा हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अल्कोहल का। अल्कोहल का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है OH, ठीक है, ये OH हमारे पास क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी, कोई जो है वो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, कौन सा हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर पूछे हुए वो होगा उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपल इज दैट, हमने सबसे पहले देखना है OH ग्रुप देखना है। अगर OH ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच हो और फिर वो कार्बन किसी एक और कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये CH3 के साथ यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, मीथेन है, तो हमारे पास अगर एक ग्रुप के साथ यहाँ पर अटैच है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन के साथ फर्दर अटैच है, एक कार्बन के साथ, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेकंड वाले के अंदर देखें, सेकंड वाला कितने कार्बन के साथ मजीद अटैच है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कार्बन इसके साथ OH के साथ अटैच है, फिर ये फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है। मतलब कि हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी था, ये वाला हमारे पास सेकेंडरी हो चुका है। अब हम देखते हैं टर्शरी कौन सा होगा, टर्शरी में जिसमें क्या हो, हमारे पास सबसे पहले OH ग्रुप हो, OH ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच हो, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ, कितने के साथ, अगर 3 कार्बन के साथ अटैच है तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बात की समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन विच इज बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन, मतलब एक और कार्बन के साथ अटैच हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास इथेनॉल, यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास ये CH है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन के साथ अटैच है, और ये वाला फर्दर फिर एक और कार्बन के साथ अटैच है, मतलब कि ये प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पर ये यहाँ पर ये OH ग्रुप ये CH के साथ अटैच है, फर्दर 2 कार्बन के साथ, एक ये कार्बन दोनों के साथ अटैच हुई, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपेनल, यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। होपफुली कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। पेपर के अंदर आया हुआ था, द एलिमेंट विद सिंबल सिलिकॉन Si इज क्लासिफाइड एज, तो इसको हम किस चीज़ के अंदर क्लासिफाइड करेंगे, क्या ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालाइड है, नोबल गैस है, तो ये इनमें क्या चीज़ है, ठीक है। पेपर के अंदर ये पूछा हुआ था, इनमें से तीनों में से ये क्या है। इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथालाइड, ठीक है, मेटालाइड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन को आप लोग यहाँ पर पहचान लें। सबसे पहले मेटल की बात करते हैं, लेफ्ट एंड सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट और सेंटर वाली साइड है ना, जिसमें सोडियम है, एल्युमिनियम है, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। मैं भी आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर लेके जाता हूँ ना, वहाँ पर आपको बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। नॉन मेटल हमारे पास जो राइट साइड पे है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हमारे पास सल्फर है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। थर्ड नंबर के ऊपर अगर हम आ जाएं मेटालाइट्स, तो मेटालाइट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पर मेटालाइट्स एलिमेंट सबसे पहले हमारे पास बोरान है, फिर हमारे पास यहाँ पर सिलिकॉन है, फिर आर्सेनिक है, फिर हमारे पास एंटीमनी है, फिर हमारे पास यहाँ पर टेलेरियम है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास मेटालाइट्स हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट प्रिपेयर कर लें, एक MCQ इसमें से आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम देखें ना, ये हमारे पास आ चुके हैं प्रोडक्ट टेबल। यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास ये जो पीले कलर के होंगे सारे के सारे मेटल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो इस तरह के कलर है, ये वाला ग्रे सा कलर है ना, ये हमारे पास मेटालाइट्स, और जो हमारे पास
ये वाला कलर है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पर ये देखें, ये सारे के सारे, सबसे पहले हम मेटल्स को देखते हैं। मेटल्स हमारे पास कौन कौन सी है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सारी मेटल्स हैं। मेटालाइट को अगर देखें तो मेटालाइट्स हमारे पास यहाँ पर ये स्पेसिफिक मेटालाइट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। होपफुली कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली, तो इसका ट्रेंड पूछो हुआ था। जनरली तौर के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहता है, ठीक है, डिक्रीज डाउन ए ग्रुप एंड इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। मतलब ये जो है वो ग्रुप के अंदर डाउन, अगर डाउन जाती है तो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर अक्रॉस द पीरियड जाती है तो ये क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसको याद करने के एक मैं आपको बड़े मज़े का मेथड बता दूं। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात अगर करें हम, अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस तरह आप लोग एरो लगा लें, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो जाएगी और डाउन द पीरियड क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं ई ए की, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो यहाँ पर ये मोर नेगेटिव अक्रॉस पीरियड, मतलब ये पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, मतलब डाउन के अगर टॉप टू बॉटम डाउन डाउन की साइड आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। अगर हाईएस्ट जो है वो हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो किसकी है, हीलियम की है। जबकि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो कौन से एलिमेंट्स की है, वो क्लोरीन की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड कंट्रोलर, यानी कि हमारे जो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसको मास्टर ग्लैंड कंट्रोलर कहा जाता है, बिकॉज इट रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको रेगुलेट करता है उसको मास्टर जो है ग्लैंड कंट्रोलर कहा जाता है। तो इसको ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में 2 से 3 या 4 तक भी एमसीक्यूज आ जाते हैं आप लोगों के जो है वो बायो के पोर्शन में से खासकर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आउट ऑफ 33 वर्टिब्री, यानी कि जो 33 जो टोटल हमारे पास जो वर्टिब्री हड्डियाँ हैं उनमें से हाउ मैनी आर मूवेबल इन एडल्ट्स, यानी एडल्ट जो बंदा होता है उसके अंदर उनमें से 33 में से कितनी जो है वो मूवेबल हैं, तो उनमें से 33 में से 24 मूवेबल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रेनिकल्स बोन्स आर देयर इन ह्यूमन सिकल, यानी ह्यूमन सिकल के अंदर जो खोपड़ी है उसके अंदर टोटल हमारे पास कितनी बोन्स हैं, क्रेनिकल जो बोन्स हैं वो उनकी तादाद हमारे पास 8 है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, द केमिस्ट्री ऑफ अर्थ रॉक्स एंड मिनरल, यानी ये जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना जिसमें केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस लिखी होती हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा वो था, मतलब कि हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम अर्थ की स्टडी करते हैं, रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं और सारे के सारे जो ज़मीन से मिनरल्स निकलते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको जियो केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बाकी जितनी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं ना, एक मरतबा आप लोगों ने उनसे थ्रू आउट होकर चले जाने, मतलब आपके माइंड के अंदर आइडिया हो जाए। अगर हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो फिर उसके बारे में उस स्टडी को क्या कहेंगे, ठीक है, कौन सी केमिस्ट्री कहेंगे। तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, खासकर जो है वो एनालिटिक्स है, एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है उसके बारे में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पता होना चाहिए आपको, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो ये जो मेन ब्रांचेस हैं 6 7 8, वैसे तो आई थिंक 15 के 16 हैं, आप लोगों ने सबको एक मरतबा अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा इस कॉल्ड, यानी कि जो पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र होती है स्टिग्मा पर दूसरी जगह से दूसरे ग्रेन से स्टिग्मा के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, उसको पोलिनेशंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विद एग न्यूक्लियस, यानी जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है अगर उसको यूनियन इकट्ठा करते हैं एक न्यूक्लियस के साथ तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, जाइगोट हमारे पास वो बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बॉडी ट्रेवल 120 किलोमीटर, एक जो बॉडी है वो कितने ट्रेवल करती है, 120 किलोमीटर इन 2 आवर एंड 240 किलोमीटर इन नेक्स्ट 3 आवर, इट्स एवरेज स्पीड इज़, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। जब भी हमने एवरेज निकालनी होगी तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सिंपल बस एक ही काम करना है, टोटल जो वैल्यूज़ हैं इनको आप लोगों ने क्या कर देना, आपस में प्लस कर देना है। 240 हमारे पास ये हो जाएगा, 120 हमारे पास ये हो जाएगा, 240 और 120 360 हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के ऊपर कि टोटल कितने घंटे यहाँ पर गुजरे हैं, ठीक है। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 3 और 2 5 घंटे। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में कट डाउन करेंगे, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 7 5 ज़ार 35, ओके। एक यहाँ से यहाँ पर बच क्या, यहाँ पर 10 हो चुके हैं, 2
5 ज़ार 10, ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 2 5 ज़ार 10, मतलब कि हमारे पास 72 किलोमीटर पर हार है। यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल जो एवरेज निकली है वो ये निकली है कि जो है वो 72 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस है वो एवरेज जो है उसने बॉडी ने कवर की है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है SI बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI बेस यूनिट, यहाँ पर दो तरह के यूनिट होते हैं, ठीक है। एक सिर्फ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमारे पास हो जाएगा वेबर। सिंपल यूनिट पूछी होगी तो वो हमारे पास क्या है, इसकी सिंपल यूनिट वेबर हो जाएगी। अगर इसकी बेस यूनिट आप लोगों से पूछी होगी तो फिर आप लोगों ने इसको ये वाली याद रखनी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, सेकंड इन्वर्स पर सेकंड इन्वर्स है, ठीक है। ये बात यहाँ पर हमारे पास सर इसकी अगर SI की बेस यूनिट कौन सी, सिंपल यूनिट का पूछा होगा तो आप लोगों ने बता देनी है इसकी सिंपल यूनिट कौन सी है, वेबर हो जाएगी। अगर इसकी बेस यूनिट पूछी हुई तो बेस यूनिट आप लोगों ने फिर ये बतानी है, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ये इसकी सारी की सारी क्या है, बेस यूनिट हो जाएगी। आप लोगों ने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। सिंपल यूनिट का भी आपको पता होना चाहिए। एक जो है सिंपल यूनिट में से आता है, एक MCQs आप लोगों का हर बार हर पेपर के अंदर तकरीबन बेस यूनिट से आ जाता है कि फलां जो है वो SI यूनिट के उसकी जो है SI बेस यूनिट क्या है, ठीक है। बेस यूनिट आप लोगों की ये हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी जो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है रिप्रेजेंट वो किस चीज़ को जाहिर करता है, तो वो हमारे पास स्पीड को जाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूव करना ना, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर को, ऑफ इथेनॉल टू इथेन यूज कैटलिस्ट, मतलब कि बात ये कह रहा है, यानी जिस वक्त हम लोगों ने डिहाइड्रेशन करनी होती है इथेनॉल की, इथेनॉल के अंदर से हमने डिहाइड्रेट करना होता है, वाटर को निकालना होता है, वाटर को रिमूव करना होता है, तो हम इथेन यूज़ कैटलिस्ट, तो कौन सा इसको जो है वो इथेन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इथेनॉल टू इथेन, यानी हमने इथेनॉल से वाटर को क्या करना होता है, डी करना होता है, डिहाइड्रेट करना होता है, मतलब निकालना होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हमारे पास कहलाएगा इथेनॉल, इथेनॉल टू इथेन। हम कौन सा कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कैटालिस्ट का असल में काम क्या होता है, कैटालिस्ट जो पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है बाई डिक्रीजिंग, उसकी जो एक पी की जो वैल्यू होती है ना उसको क्या करते हैं, वो डिक्रीज कर देता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये एज ए किसके तौर के ऊपर काम करता है, एज ए कैटालिस्ट के तौर के ऊपर काम करता है, जो कि वाटर को वहाँ से रिमूव कर देता है इथेनॉल से इथेन बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कह रहा है कि जिस वक्त हमारे पास जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। दे वेलोसिटी विल बी, तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या रह जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम यहाँ पर हमारे पास देखें किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो बस सबसे पहले ये चीज़ हमने आपस में कंपेयर करनी है। मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी, एम वी हमारे पास क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब mv स्क्वायर ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी P इज इक्वल टू, पी हमारे पास क्या है, यहाँ पर मोमेंटम के लिए हमने यूज़ किया ना, इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। अब हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले पीछे हम लिखते हैं एम वी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। फाइनल जिस वक्त हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनली हमारे पास वैल्यू रह जाएगी v की, v हमारे पास रह जाएगा 2 इज इक्वल टू m ओवर एस मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, फाइनल हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है इन DNA द नंबर ऑफ एडेनिन मालिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ, यानी हमारे पास जो डीएनए के अंदर जो नंबर ऑफ एडेनिन हमारे पास मालिक्यूल, एडेनिन के मालिक्यूल जो हैं वो उनकी जो तादाद होती है वो हमेशा थायोमीन के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके बराबर होती है, यानी कि इन दोनों की तादाद जो क्या होती है आपस में इक्वल होती है। किस किस की, एडेनिन मालिक्यूल्स की, और इसके अलावा थायोमीन्स जो मालिक्यूल्स हैं दोनों की तादाद आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द बाल्मस सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन। अच्छा स्टूडेंट ये वाला इसमें एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, फर्स्ट में जो आप लोगों से अल्ट्रा वायलेट रीजन का पूछा हुआ था ना, इसकी सारी सीरीज़ है, इसमें आप लोगों ने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। आप लोगों को कहा जाता है
पहले में आई थिंक लेमन सीरीज़ का पूछा हुआ था। लेमन सीरीज़ जो है वो कहाँ पर लाई कर रही है, स्पेक्ट्रम के अंदर। स्पेक्ट्रम के अंदर ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर जो है वो लाई कर रही है। जबकि जो बल्मर सीरीज़ हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, लेमन सीरीज़ में एन से हमारे पास जो है N1 तक जो है इसके इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। जबकि हमारे पास जो बल्मर सीरीज़ है, तो बल्मर सीरीज़ में एन से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ पर होती है, N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, ठीक है। उसके हमारे पास यहाँ पर जो इसका रीजन्स बनता है हमारे पास स्ट्रक्चर का, स्पेक्ट्रम का, तो वो हमारे पास यहाँ पर विजिबल बन जाएगा। लेमन सीरीज़ की अगर बात करें, उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है n=1 है, उसका जो रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन है। जबकि जो बल्मर सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ के अंदर n=2 है, जबकि इसके जो रीजन्स बन रहे हैं वो कौन सा है, विजिबल रीजन इसका बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो बाकी सारे के सारे आप लोगों ने याद रख लें, वो उनका रीजन कौन सा बन रहा है, इंफ्रा रेड उनका रीजन बन रहा है। बस इन तीन चीज़ों को याद रख लें, दो का। आप लोग यहाँ पर लेमन सीरीज़ का याद रख लें, लेमन सीरीज़ का अल्ट्रा वायलेट बन रहा है, बाल्मर सीरीज़ का यहाँ पर विजिबल बन रहा है। इसके अलावा बाकी सीरीज़ का क्या बन रहा है, बाकी जो उसके अलावा हमारे पास 4 सीरीज़ हैं, उनका इंफ्रा रेड उनका जो है वो रीजन बन रहा है। सिंपल इज दैट, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है 90% ऑफ 90, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। वही जो 100 वर्बल का PDF है उसमें से आ रहे हैं ये वाले वर्बल के। कई बार आपको बता चुका हूँ, आपके साथ में शेयर भी कर चुका हूँ, इसके लेक्चर भी हमने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। बस 9 को 9 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। 9 में 81, आपका 81% क्या हो जाएगा, 81 बन जाएगा, ठीक है। 90% ऑफ 90, 81 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का मेथड अलग से है। बाकी ये वाला जो है इसको सॉल्व हम इस तरह से करते हैं, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 81 आ जाएगा। इसके अलावा इसको सॉल्व करने का जो प्रॉपर मेथड होता है ना, वो इसमें ये होता है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को आप लोगों ने वहीं पर ऊपर लिखना होता है। फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर लिखी, ये वाला जो परसेंट है ना, परसेंट का ऑलवेज मतलब होता है 100। क्या मतलब होता है, 100। हमने इसको डिवाइड कर देना किसके ऊपर, 100 के ऊपर, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाई 100 लिखा, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे किसके साथ, आगे क्या लिखा हुआ, 90 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इस 90 को 100 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 90 को 100 के साथ, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.9। 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 के साथ, ठीक है। 0.9 इसको आप लोग अपने पास कैलकुलेट करके भी देख लें, ठीक है। तुम्हारे पास फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्वल टू बन जाएगा 81 इज़ द करेक्ट आंसर। परसेंटेज के जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन है ना, वो इस मेथड से सोल्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाली वैल्यू लिखी, उसके बाद जो परसेंट है, परसेंट का मतलब 100 होता है, उसको डिवाइड कर देना 100 के साथ। जो आगे वाली वैल्यू होगी उसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू आप लोग इस मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर टू, यानी जो इम्पल्स का जो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स है, मतलब वो सिमिलरली किसकी तरह है, बिल्कुल हमारे पास मोमेंटम की तरह है, सिमिलरली टू मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच वन इज़ मोर एसिडिक इन नेचर, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, अल्कोहल है, फिनोल है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक वो हमारे पास हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा एसिडिक होने की वजह यह है, इसमें कंजुगेट बेस है ना, जो कि कार्बोक्सिलेट आयंस बनाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की रीज़न भी यही है कि ये इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है, रेजोनेंस होता है। तो जिस वक्त रेजोनेंस होता है फिर उसमें क्या होता है, डीग्लूकोलाइज होता है, और नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो है वो अक्सर जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना, वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, मोर स्टेबल हो गया। जब मोर स्टेबल होगा हमारे पास, उस वजह से हमारे पास क्या है, एसिडिक इन नेचर है, तो उसी वजह से उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इससे हमारे पास क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट की इंटरफेरेंस शो करता है, ठीक है। उसमें दो तरह की होती हैं, एक उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, दूसरी उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के अंदर हमारे पास जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एन एक्यूट एंगल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी लिखने में देख नहीं सका मैं, एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज नॉन एक्यूट, ठीक है, ACUTE, ठीक है, एक्यूट, ACUTE, एक्यूट, जिसको कहा जाता है शदीद ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट गेमीट्स फॉर्म ए जेनोटाइप्स AABB, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास डिफरेंट गेमीट्स कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, स्टेरिफिकेशन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट अकर बिटवीन, हमारे पास जो स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस है
हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस जो है ना, जो कि किस वक्त अकर होता है, या हमारे पास ज़ाहिर होता है जिस वक्त अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में क्या होती है, रिएक्शन होता है। अच्छा स्टूडेंट, जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आए हुए थे, स्टूडेंट ने बताया कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो शेप कंप्लीशन, मतलब कि एक शेप दी हुई है, उस शेप में से एक पार्ट में से वो जो मिसिंग पार्ट है, मिसिंग पार्ट को आप लोगों ने फाइंड आउट करके यहाँ पर तलाश करके लगाना था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखना, हमारे पास एक प्रॉपर शेप है, इस शेप के अंदर जो हमारे पास शेप का चौथा पार्ट यहाँ पर बाकी है, उसमें 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कौन सा पार्ट यहाँ पर लगेगा, सबसे पहले हमने ये देखना है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें यहाँ पर इस बात की समझ आएगी। फर्स्ट वाली ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, इसके अपोजिट यहाँ पर इस तरह का पार्ट लगना है, क्योंकि ये वाला जो है इसके अपोजिट है, मतलब कि जो एक शेप कंप्लीट की हुई है पहले वाले में इस तरह इन लोगों ने ये क्रॉस वाली दी हुई है ना, इसमें अगर देखें हम इसी के अगर अपोजिट वाली साइड के देखें, इसके अपोजिट इन लोगों ने दी हुई है, पहले में लाइन इस तरह दी हुई है, दूसरे में इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लाइन दी हुई है। सो हमें इस बात का कंफर्म हो चुका है, आइडिया हो चुका है कि हमने इसके ये वाली जो इस तरह की साइड है, इसके अपोजिट अगर ये वाली ऊपर से नीचे हमें दी हुई है, हमने एक ऐसी शेप फाइंड आउट करनी है जो इसके बिल्कुल अपोजिट हो, इस तरह की हो। तो इस तरह की अगर हम ये वाली शेप देखें ऑप्शन नंबर 3, तो इस तरह की कोई शेप इसमें मिल ही नहीं रही। और ये ऑप्शन नंबर अगर 1 को देखें, ऑप्शन नंबर 1 सिमिलरली जो ऑलरेडी पार्ट हमें गिवन है, एमएच के अंदर गिवन है। सो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी जो तीसरा ऑप्शन है वो भी ठीक नहीं है। सो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह इस पार्ट का ये वाला अपोजिट है, इस तरह इस पार्ट का ये वाला अपोजिट, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, आप लोगों के पेपर के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब शेप दी हुई है, उसमें से एक पार्ट मिस किए हुए, उस मिसिंग वाले पार्ट को आप लोगों ने फाइंड आउट करके वहाँ पर फिट करना आपको पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में इस मरतबा ज़्यादा आ रहे हैं नॉन वर्बल में। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर इन लोगों ने एक तस्वीर दी हुई है ना, इस तरह इसका हमारे पास एक जो पार्ट इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, इधर भी एक पार्ट कंप्लीट है। अब आगे वाला जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास कौन सा बाकी है, हमारे पास इस तरह का बाकी है, इस तरह का ना। अगर हम इस तरह के जो पार्ट है हमें अगर मिल जाएगा, हम उठाकर उसको यहाँ पर फिट कर देंगे तो वो हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। इस तरह का जो हमारा पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, ये इस तरह का अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन नंबर 3 को देखें ना, ऑप्शन नंबर अगर 2 को देखें, ऑप्शन नंबर 2 फिट नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर ऊपर से सिक्योर को हटा दें, इसमें से ऊपर वाला जो सिक्योर को हटाना है, ठीक है, सिक्योर को हटाना है हमें। देखें ऑलरेडी हमें एक ये वाला पैटर्न ऑलरेडी मिल चुका है, इधर भी हमारे भी ये वाला पैटर्न मिल चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट आगे वाला पैटर्न बाकी है वो इस तरह एक लाइन इधर होनी चाहिए, मतलब एक लाइन सबसे पहले इधर, फिर एक लाइन इधर, फिर एक लाइन हमारे पास यहाँ पर ऐसे होनी चाहिए, फिर एक लाइन हमारे पास इधर होनी चाहिए, मतलब कैसे होनी चाहिए। तो इस तरह की जो हमारे पास शेप बन रही है वो ऑप्शन नंबर अगर इसको देखें ये भी नहीं है, इसको देखें ये भी नहीं है, तो ये वाला हमारे पास ज़्यादा फिट बन रहा है। यहाँ पर ये वाली शेप भी बल्कि नहीं बन रही है हमारे पास। आई थिंक इसमें से जो ऑप्शन एक ऑप्शन और था जो मिस हो चुका है। ठीक है, ये मैंने 3 ऑप्शन मेंशन किए, शायद आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 था जो इसमें लगना है ना। जिस वक्त यहाँ पर इस तरह की शेप लगेगी ना, ये वाली इस तरह की ये और ये शेप जिस वक्त इसमें लगेगी, फिर जाकर ये इसने फिल होना है, इस तरह का एक हमारे पास था, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर देट, ये मैंने लगाते वक्त मुझसे यहाँ से कट हो गया था। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन था, तो इस तरह का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर फिट आना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चंस है में ये वाली जो शेप है, इस तरह की हमें एक शेप चाहिए जिसका जो सबसे पहले जो ये लास्ट वाली साइड इसको क्या कर रही हो, क्लियर कर रही हो ना। इस तरह की अगर हम शेप देखें, ये भी हमारे पास बन रही है, ये भी हमारे पास बन रही है, ये भी हमारे पास बन रही है। अब हमने सेकंड चीज़ ये देखनी है, हमें ऐसी शेप चाहिए जो इन 2 लाइन्स को आपस में क्या कर रही हो, यहाँ से वो हमें मिला कर दे रही हो। तो इस तरह की 2 लाइन्स इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी, ये तीनों अभी तक फ़िलहाल सारे पैटर्न के ऊपर उतर रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या चीज़ देखनी है, अब नेक्स्ट हमने ये चीज़ देखनी है, एक ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर ये इस तरह का पार्ट होना, मतलब कि जो इस तरह के एक सर्कल को जो हमें कितना एक सर्कल, बल्कि नहीं एक सर्कल नहीं देगी, बीच में हमारे पास 2 लाइंस भी आएंगी, मतलब कि छोटा सा हमें सर्कल इधर से दे, 2 लाइंस इसमें से आए, छोटा सर्कल हमें यहाँ से देगी। ठीक है, तो इसके बिल्कुल सामने आएगी ना, ये इस तरह की शेप आएगी। इसका थोड़ा सा यहाँ पर हमें ये गोल साइड इधर से दे, थोड़ी सी गोल साइड इधर से दे। अगर हम यहाँ पर इसको देखें ऑप्शन नंबर, इसमें भी थोड़ा सा हमें सर्कल मिल रहा है, इसमें भी हमें थोड़ा सा सर्कल मिल रहा है, इसमें भी हमें थोड़ा सा सर्कल मिल रहा है। इन शेप्स के ऊपर अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पर हमने देखना है कि हमारी वाली जो लाइन्स आ रही हैं वो उसके नीचे से आ रही हैं, तो इस वाले में जो लाइन्स हैं वो ऊपर से आ रही हैं, सारा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल, सॉरी सेंटर वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे बचेंगे हमारे पास एक शेप ये बचेगी, एक शेप हमारे पास ये वाली बच जाएगी।
इस वाली जो शेप है, इस वाली की अगर शेप की इस वाली शेप के अंदर सर्कल को देखें ना, सर्कल इस वाले सर्कल को फिल नहीं कर रहा। इस वाला जो पीछे वाला लास्ट वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल इस सर्कल के साथ अगर आकर टच होता है तो ये इसको सारे के सारे को क्या कर रहा है, कंप्लीट फिल कर रहा है। सो हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर अलिफ जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टास्क है, आप लोगों ने मुझे फिट करके बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा फिट होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 फिट होगा, या यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये ज़्यादा सूटेबल है, फिट होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, 3 है, ये ज़्यादा सूटेबल है, ये वाला यहाँ पर फिट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो सर्कल है, सर्कल को कंप्लीट करना है, सर्कल को देखना है सर्कल के अंदर कौन सा वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले सर्कल को कंप्लीट करके देख लिया। सर्कल के बाद फिर देखना है हमें यहाँ पर जिस तरह एक शेप है, इस तरह यहाँ पर ये शेप है, कौन सी शेप इधर से आके इस तरह इसको कंप्लीट कर रही है। सो आप लोगों ने यहाँ पर इसमें आइडेंटिफाई करके मुझे बता देना कि जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। आई होपफुल स्टूडेंट के बाकी जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।